बढ़ेंगे एमआई। तो एमआई को हार्ट अटैक भी कहते हैं और फीमेल्स से प्रोटेक्टेड रहती हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन। और वो फीमेल्स प्रोटेक्टेड रहती हैं जो भी प्री मीनोपॉजल फेज में है, जिनका मीनोपॉज नहीं आया है अभी, वो प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो अब क्यों ऐसा भी कोई सोच सकता है कि इससे अच्छा तो ईस्ट्रोजन कोई इंजेक्ट कर ले अपने आप में तो एमआई होगा नहीं, लेकिन ऐसा बहुत लोगों में किया गया। और ये जो ईस्ट्रोजन है ना, बल्कि ये रिस्क फैक्टर बन जाता है एमआई के लिए पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में, और अगर और किसी में मेन में भी दिया जाए तो ये रिस्क फैक्टर बन जाता है। अब एक पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे हम इसका। पैथोजेनेसिस क्या है, इसमें वही है, इस्चीमिया हो रहा है एक तरह से इसमें भी ना। वो क्यों हो रहा है, एक तो वही है कि परफ्यूजन डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, इसलिए हो रहा है। तो एक ही दिक्कत है इसमें, कोरोनरी आर्टरी में ऑक्लूजन होना। उसका सबसे मेन रीज़न होता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। ठीक है, अब क्या हो गया, मान लो ये प्लैक प्रेजेंट था, इसके अंदर एक्यूट प्लेक चेंज आया है जिसकी वजह से एमआई का रूप लिया है इसने। तो क्या हो सकता है इसमें, मान लो कोई इंजरी हो गई, उसकी वजह से क्या हो गया, एंडोथीलियम इरोड हो गई। अब एंडोथीलियम तो एक्सपोज हो गई ब्लड के, जैसे ही वो ब्लड के एक्सपोज हुई वैसे ही हो जाएगा, प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाएंगे, उसे एग्रीगेट बनने लग जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन होगी। और थ्रोम्बस फॉर्म होता जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ देखो वाइथोस्ट्रेटेड प्लाक भी था और थ्रोम्बस भी ग्रो हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये एक रीज़न हो सकता है। और भी कई रीजन होते हैं, जैसे मान लो शॉक, अगर पेशेंट में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में है तो ब्लड की अमाउंट वैसे ही कम है और वैसी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है तो उसकी दिक्कत हो जाएगी। अगर स्पैज्म आ गया ड्रग्स के कारण से, कोकेन, एक एम्बोलिज्म जैसे थ्रोम्बस, अगर ये थ्रोम्बस ही टूट जाए और एम्बोलिज्म बन जाए तो दिक्कत आ सकती है। एक स्टीनोसिस, अगर कंजेंशियल स्टीनोसिस है या वैसे हो गई स्टीनोसिस, तो एक अमाइलोडोसिस, अगर एबनॉर्मल प्रोटीन प्रेजेंट है वेसल पे तो उसे दबाएगा। या कोई हिमोरॉजिक एबनॉर्मलिटी, सिकल सेल एनीमिया वगैरह कोई ऐसी दिक्कत है तो उसे हो सकता है। अब ना एक टर्म क्लियर कर देते हैं, एरिया ऑफ रिस्क का क्या मतलब होता है। ठीक है, एरिया ऑफ मायोकार्डियम विच इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टरी। वो एरिया मायोकार्डियम को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टरी, दैट इज नोन एज द एरिया ऑफ रिस्क। अब हम कुछ बायोकेमिकल चेंजेस देख लेते हैं एट द एरिया ऑफ रिस्क। एरिया ऑफ रिस्क में क्या हो जाएगा, वहाँ सब ये वो वाला एरिया होता है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टरी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ब्लड नहीं पहुंचा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो एरोबिक मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। ठीक है, इसके से लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लग जाएगा। लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने से क्या हो जाएगा, जो हार्ट सेल्स है ना उनमें एटीपी कम हो जाएगा, एटीपी कम होने से उनकी कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है एक और चीज़, जब जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे इस्चीमिया स्टार्ट होने के 1-2 मिनट के अंदर इनकी कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाती है और 20 से 30 मिनट बाद इनका नेक्रोसिस हो जाता है, डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है 20 से 30 मिनट बाद। तो इसीलिए अगर इनको बचाना है इन पेशेंट्स को, तो ये जो ब्रैकेट है ना 1-2 मिनट से 20-30 मिनट का, इसी में इनको थेरेपी देनी पड़ती है हमें। अब क्या क्या डिटेक्टेबल फीचर्स क्या है, लैब डायग्नोसिस करना तो कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका बेस क्या है लैब डायग्नोसिस का, क्या होता है, जब मायोसाइट मरते हैं तो जो उनके इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं ना, वो निकल के ल्यूमन में आ जाते हैं हार्ट के। ठीक है, और फिर वो ल्यूमन से लीक करके लिम्फेटिक्स और वेसल्स के अंदर पहुंच जाते हैं। तो उनकी मात्रा को हम डायग्नोस करके बता सकते हैं कि वो एमआई आया है पेशेंट या नहीं आया। और एक और चीज़ कि जो अब नेक्रोसिस जो होता है ना, जो सबसे पहले ख़राब होता है इस्चीमिया से, जो ख़राब होता है एरिया, वो होता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इसलिए ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है कि सबसे पहली बात, जितना भी प्रेशर, जो मेन प्रेशर जो हार्ट का फेस करना होता है उसी को करना होता है। और दूसरी चीज़, इसको जो न्यूट्रिशन है सबसे कम मिलता है। ये 2 रीज़न होते हैं इसके। न्यूट्रिशन मतलब सबसे लेट मिलता है, कम नहीं मिलता, सबसे लेट मिलता है इसको न्यूट्रिशन, लास्ट में मिलता है इसको न्यूट्रिशन। अब और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो सीवियरिटी ऑफ एमआई को डिसाइड करते हैं। जैसे हार्ट रेट है पेशेंट, अगर पहले ही बढ़ा रहता है तो दिक्कत है। अगर मान लो वैस्कुलर कोलाइटराइजेशन है तो कम चांस है, अगर नहीं है तो दिक्कत है। अगर मेटाबॉलिक नीड हार्ट की ज़्यादा है तो, अगर कितनी देर तक आया है एमआई उस पर डिपेंड करता है, और कौन सी आर्टरी ब्लॉक हुई है उस पर डिपेंड करता है ना। अब अगर ये है कि अगर पूरी वॉल को खराब होना है ना इन्फॉक्शन के लिए, तो 3 से 6 घंटे चाहिए। ठीक है, अब पैटर्न देख लेते हैं हम इन्फॉक्शन का। मेजर आर्टरी इधर है और कौन सा एरिया, अगर मान लो इधर मैंने बता रखा है एलएडी ब्लॉक हो गई तो क्या हो जाएगा, जो एंटीरियर वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की प्लस एंटीरियर 2/3 ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम, वो खराब हो जाएगा। अगर एलसीएक्स मतलब लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स खराब हो गई तो लिटरल वॉल खराब हो जाएगी। आरसीए खराब हो गई, राइट कोरोनरी आर्टरी, तो क्या हो जाएगा, इसमें तो पूरा राइट वेंट्रिकल इफेक्ट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल की पोस्टीरियर वॉल प्लस 1/3 ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये इनका पैटर्न है। ठीक है, अब ये जो मैंने पैटर्न बताया था, ये तो मैंने बताया था ट्रांसम्यूरल, मतलब पूरी की पूरी वॉल ही खराब हो जाएगी तब की बात है। अब हम नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट पढ़ लेते हैं। नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट में 3 पैटर्न पढ़ने होते हैं हमें। एक तो पढ़ना होता है रीजनल, एक पढ़ना होता है ग्लोबल, ठीक है, और एक पढ़ना होता है माइक्रो इन्फाक्ट। तो रीजनल में क्या होता है, जैसे मान लो अगर
यहाँ कौन सी आर्टरी खराब हुई है बताओ, यहाँ खराब हुई है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एलएडी। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, तो उसकी वजह से रीजनल मतलब इतना ही एरिया खराब हुआ है। इसका क्या रीज़न था कि मान लो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन आ गई इस आर्टरी में, तो जो एंडोकार्डियम वाले में बताया था एंडोकार्डियम जल्दी खराब होता है, तो एंडोकार्डियम वाला एरिया खराब हो गया इसमें। ग्लोबल का क्या मतलब होता है, अगर मान लो हाइपोटेंशन है पूरी आर्टरी में, पूरे हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई में हाइपोटेंशन आ रहा है, तो ग्लोबल या सर्कमफरेंशियल इश्चीमिया हो जाएगा। मतलब देख रहे हो पूरी हार्ट सप्लाई का जो एंडोकार्डियम एरिया है वो खराब हुई है। माइक्रो इन्फार्क्ट में क्या होता है, अगर मान लो छोटी छोटी एम्बोलिज्म आ गई है बहुत सारी, ठीक है, ड्रग्स के कारण हो गया है, या मतलब वेनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है जगह जगह पे, तो ऐसे हो जाएगी, छोटे छोटे इन्फार्क्ट्स बन जाएंगे हार्ट के अंदर, ठीक है। और इसका एक और रीज़न हो सकता है, अगर रीपरफ्यूजन दिया है मैंने, रीपरफ्यूजन क्या होता है, रीपरफ्यूजन होता है हार्ट को बचाना फ्रॉम मायोसाइट डेथ इन अ केस ऑफ एमआई, ठीक है। तो मैंने बताया था जो ब्रैकेट है 1 से 2 मिनट से लेकर 20 से 30 मिनट के बीच में, अगर उसके दौरान हमने ट्रीटमेंट करके हार्ट को बचा लिया फ्रॉम कार्डियक डेथ, तो उस थेरेपी को कहते हैं रीपरफ्यूजन थेरेपी। लेकिन ये जो थेरेपी है इसके बहुत सारे इंजरीज हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक मॉर्फोलॉजी देखते हैं एमआई वाले हार्ट की, ठीक है। अगर मान लो ट्रांसम्यूरल हार्ट है तो हमें ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट है तो क्या देखिएगा पूरी वॉल नेक्रोसिस हो चुकी होगी, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एंडोकार्डियम का 0.1 mm एरिया है ना वो हमेशा बच जाता है इन्फार्क्शन। क्यों? क्योंकि एंडोकार्डियम तो 0.1 mm एरिया की वो वाला एरिया जो एकदम जो ब्लड ल्यूमन में उसके कॉन्टैक्ट में रहता है, तो वहाँ से भी थोड़ी सप्लाई आ जाती है, ठीक है। एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देख लेते हैं। अगर इस्चीमिया हो गया, अब मैं स्टेप्स बता रहा हूँ क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, इस्चीमिया ऑब्स्ट्रक्शन हुई, उससे इस्चीमिया हो, इस्चीमिया 1-2 मिनट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन वो खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई। फिर डेथ कितनी देर में हुई थी बताया था मैंने, 20 से 30 मिनट में डेथ हुई थी। डेथ होते ही नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। नेक्रोसिस स्टार्ट कौन करता है, मतलब नेक्रोसिस के मीडिएटर इन्फ्लामेशन इसे खत्म करता है, धीरे धीरे मायोसाइट्स को क्लियर करता जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले 12 से 24 घंटे के अंदर क्या क्या होगा, अब जो इनके अंदर आरबीसी भरा हुआ है सबसे पहले वो टूटेगा, ठीक है। इसलिए जो ये वाला एरिया है ना वो रेड ब्लू कलर का दिखने लग जाएगा, ठीक है, ड्यू टू आरबीसी एक्स्ट्रावेसेशन। फिर 3 से 7 दिन में क्या हो जाएगा, ग्रैनुलेटेड टिश्यू फॉर्मेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैक्रोफाज, ईओसिनोफिल जितने भी ये होते हैं सेल्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ये इकट्ठा हो जाएंगे, उस वजह से ग्रैनुलाइटिक टिश्यू बन जाएगा। मतलब जो उसका कलर है ना वो येलो, टैन और सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, मैक्रोफाजेस सारे एरिया को क्लियर कर देगा और यहाँ स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी। और एक और चीज़ बहुत मस्ट है नोट करने के लिए कि अगर मान लो कोई 10 साल पुराना, मतलब मान लो किसी आदमी को 10 साल पहले आया था एमआई और 3 महीने पहले एमआई आया है, तो उन दोनों में अगर स्कार में देखेंगे ना तो स्कार को देख के हम एज नहीं बता सकते कि कौन सा 10 साल पुराना है, कौन सा 3 महीने पुराना है। ये खास बात होती है एमआई की। और एक हिस्टोपैथोलॉजी, इसे स्टेनिंग कैसे करते हैं, जो स्टेनिंग करते हैं ना वो यूज़ करते हैं हम ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है। तो अगर से हम हार्ट पे लगाएंगे तो नॉर्मल टिश्यू है वो तो रेड कलर देगा लेकिन इन्फेक्टेड नहीं देगा। इसका रीज़न क्या है, मैंने बताया था जब भी मायोसाइट मरते हैं तो उसके वो अपने अंदर की प्रोटीन एंजाइम सबको रिलीज कर देते हैं ल्यूमन के अंदर, ठीक है। तो क्या होता है जब मायोसाइट मरता है ना तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज को लीक कर देता है, वो उसे सरफेस पे आ जाता है। और जैसे ही मैंने ये डाला ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड तो ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा और इसमें स्टेन नहीं हो पाएगा। तो ये इसका मेन है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, ठीक है। और एक और चीज़ देखने को मिलेगी हमें मायोसाइट, ये देख मिलेगा कि जैसे कि यहाँ इन्फार्क्शन हुआ था, इन्फार्क्शन की जस्ट साइड में जो एरिया है ना वहाँ के मायोसाइट तो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा, एक वेवी लाइन सी मिल जाएगी उधर। ये लिख रखा है मैंने कि वेवी फाइबर्स प्रेजेंट मिलेंगे नियर द इन्फार्क्ट, क्योंकि वो तो वायबल है ना, वो तो कॉन्टैक्ट कर ही रहे, ये नहीं कर रहा एरिया। एक और चीज़ पढ़नी है हमें, मायोसाइट वैक्यूलाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है, मतलब जो मान लो जो चीज़ जो खराब हो गया मायोसाइट तो खराब हो ही गए, लेकिन जो वायबल है ना, वायबल भी कौन से वाले, जो जस्ट एकदम प्रॉक्सिमल में, जो एकदम बगल में जो है मायोसाइट्स इन्फेक्शन के, ठीक है, जो सही है अभी, उनके अंदर क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, ठीक है, और सॉल्ट भर जाता है। जैसे वैक्यूलाइजेशन होती है, मतलब न्यूक्लियस तो साइड में हो जाता है और सॉल्ट और पानी भर जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो उनके अंदर एससीआर होता है वो खराब हो जाता है और कैल्शियम रिलीज कर देता है वो साइटोप्लाज्म में। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो सेल्स है हाइपर कॉन्ट्रैक्शन शो करने लग जाते हैं। और हाइपर कॉन्ट्रैक्शन, अब ये सोचो ये हाइपर कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं सेल्स और पहले ही हार्ट पे ऑक्सीजन की कमी, तभी तो एमआई आया है उसमें, तो उससे क्या होता है ये मसल्स भी मरने लग जाती हैं धीरे धीरे। तो ये होता है इनमें, ठीक है। एक होता है और ना एक और चीज़, ये हाइपर कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं, ये जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट तो शो करती हैं लेकिन इनकी जो फोर्स है वो इतनी फोर्स जनरेट नहीं कर पाती, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है कि पुअर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। और इन्फ्लामेशन प्रेजेंट, इनमें इन्फ्लामेशन तो होगी, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं तो, ठीक है। और ये स्कार फॉर्म हो जाता है। अब मैं बताता हूँ रीपरफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। रीपरफ्यूजन क्या होता है,
रिपरफ्यूजन सेविंग मायोसाइट फ्रॉम इस्चीमिया बाय रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो, मायोसाइट्स को बचाना इस्चीमिया से बाय रिस्टोरिंग ब्लड फ्लो, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो थ्रोम्बस, अगर मान लो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगी थ्रोम्बस को हटा दिया, अगर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गई तो क्या किया, एंजियोप्लास्टी करा दी, ठीक है। अगर मान लो पूरी वो खराब ही हो गई, पूरी ऑक्सीजन मल्टीपल ऑक्लूजन हो गए तो बाईपास ग्राफ्ट लगा दिया। तो इन तरीके से हम रिपरफ्यूजन थेरेपी कर सकते हैं, ठीक है। अब रिपरफ्यूजन थेरेपी में डैमेज होते हैं वो ना, ये 4 तरीक़ों से होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, ठीक है। इसमें मैंने बताया था अभी क्या होता है, इस्चीमिया हुआ तो क्या हुआ, जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना उसके अंदर क्या हो जाता है, उसकी परमेबिलिटी डिसफंक्शन हो जाती है। जो परमेबिलिटी होती है ना आउटर मेम्ब्रेन, वो उसमें दिक्कत आ जाती है। उससे क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन घुस जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है और रप्चर हो जाती है। और जैसी माइटोकॉन्ड्रिया रप्चर होती है तो क्या होता है, अपोप्टोसिस चालू हो जाता है। दूसरा क्या है, मायोसाइट हाइपर कॉन्ट्रैक्शन, ये मैंने अभी भी बताया था। क्या हो जाता है, एसटीआर डैमेज हुआ, वो कैल्शियम रिलीज कर दिया उसने, कैल्शियम रिलीज होने हाइपर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन इसके अंदर पानी भी हो जाता है, वो भी हो जाता है, और हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होती है और ऑक्सीजन कम होता है, तो इसे इस्चीमिया हो जाता है ना, डेथ हो जाती है। और फ्री रेडिकल कैसे बन जाता है, अब रिपरफ्यूजन के कारण HOCl O2.H2O2 ये प्रोड्यूस हो जाता है, मायोसाइट की डेथ हो जाती है। एक ल्यूकोसाइट एग्रीगेशन और प्लेटलेट एक्टिवेशन, ये सब हो जाता है। जिससे क्या होता है, थ्रोम्बस बन जाएगा और डैमेज करेंगे माइक्रोवैस्कुलर चेक। अब एक मॉर्फोलॉजी रिपरफ्यूज हार्ट, अगर मान लो रिपरफ्यूज मायोकार्डियम है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे दिखेगी। तो सबसे पहले चीज़ क्या मिलेगी मुझे, मैं देखूंगा कि वहाँ क्या मिलेगा, हिमोरेज मिलेगा, ठीक है, ड्यू टू वैस्कुलर इंजरी, ठीक है, लीड टू लीकीनेस, मतलब रेड सा मिलेगा वो थोड़ा। और दूसरा एक मैंने क्या बताया कि जो वायबल कॉन्ट्रैक्शन बैंड है ना, मतलब वायबल मायोसाइट्स है वो भी खराब हो गए, तो वहाँ हमें कॉन्ट्रैक्शन बैंड निक्रोसिस मिलेगा, ठीक है। और क्या होगा, ATP की बैलेंस, और एक और चीज़ इसी में ऐड करते हैं कि ATP की एब्सेंस है ना, कि हाइपर कॉन्ट्रैक्शन कर रही हैं सेल्स, तो ना एक तरह से जो हार्ट सेल्स है ना वो स्टक हो गई हैं एगोनल टेटानिक स्टेट में। एगोनिक मतलब डाइंग, मतलब वो खुद ही मौत का कारण बन गई हैं अपनी। और एक होता है अपना 2 टर्म इसमें जानने के, स्टंड मायोकार्डियम और हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम। स्टंड मायोकार्डियम क्या होता है, स्टंड कब हो जाता है इंसान, मतलब स्टंड मतलब एकदम सरप्राइज हो गया है वो, मतलब शॉक में एक तरह से अभी भी ना। तो इसमें ये बता रखा है कि मान लो किसी पेशेंट को आया 10 तारीख को आया MI, ठीक है, लेकिन जो उसका हार्ट है ना वो अभी भी हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, ठीक है, और वो भी 15 तारीख तक भी हार्ट उसका हाइपर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। तो इसका क्या मतलब, स्टंड मायोकार्डियम है। ये एक स्टेट है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन डिसफंक्शन की ड्यू टू शॉर्ट टर्म इस्चीमिया दैट यूजुअली रिकवर आफ्टर सेवरल डेज। मतलब हार्ट अभी भी मातम मना रहा है उस MI का जो थोड़े टाइम के लिए आया था, वो भी कई दिनों पहले आया था, इसलिए कह रहा है स्टंड मायोकार्डियम। एक होता है हाइबरनेटिंग मायोकार्डियम, अगर मान लो अगर इस्चीमिया बहुत खतरनाक था, मतलब सब लीथल इस्चीमिया था अगर, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, बहुत सारा एरिया हार्ट का खराब हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, फंक्शन भी लो हो जाता है, ठीक है। और एक और चीज़ नोट करना, रिपरफ्यूजन से ना ज़्यादातर क्या होता है, नॉर्मल हार्ट पहले तो स्टंट स्टेट में जाता है, फिर हाइबरनेटिंग स्टेट में चला जाता है। और स्टंट से हाइबरनेटिंग इसलिए जाता है क्योंकि ये खुद ही बहुत सारे मायोसाइट की डेथ करवा देता है। मैंने बताया था कैल्शियम बढ़ा देता है, हाइबरनेशन नेक्रोसिस करवा देता है, ये दिक्कत कर देता है ये। और क्लिनिकल फीचर्स में हम क्या क्या देखेंगे, ECG देख सकते हैं पेशेंट हार्ट के ना, चेस्ट पेन कैसा है, पल्स कैसी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है तो नहीं है। और एक और चीज़ जाननी है, अगर ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट होता है ना तो उसमें क्या होता है, ECG में ST एलिवेशन मिल जाती है। इस चीज़ को हम कहते हैं STEM 1, मतलब ST एलिवेटेड MI, STEMI कहते हैं इसको, ठीक है। और एक होता है नॉन ट्रांसम्यूरल जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है ST एलिवेशन नहीं मिलता, इसलिए NST-MI कह देते हैं ना। और इसमें ज़्यादातर इसलिए इसे ECG साइलेंट भी कहते हैं, ECG साइलेंट MI। और लैब में देखेंगे तो CK एम्बे, CKT, CT, आई, ये सब हमें बड़े बड़े मिलेंगे। और रिपरफ्यूजन से क्या हो जाता है, ट्रोपोनिन लेवल हाइयर मिलता है बल्कि रिपरफ्यूजन थेरेपी में ना। और ट्रीटमेंट बता रखा है, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई दे सकते हैं, नाइट्रेट दे सकते हैं वेसोडाइलेशन के लिए, एंटीप्लेटलेट दे सकते हैं, एस्पिरिन है, एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं, हिपैरिन है ना। और अब इसके कॉम्प्लिकेशंस और देख लेते हैं हम, इसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं MI के। ये MI के कॉम्प्लिकेशन सारे सारे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन हो गया तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगा। दूसरा चीज़, अभी डायलेट हो जाता है हार्ट तो पेपिलरी मसल का डिसफंक्शन हो जाता है। तीसरी चीज़, अब ना अगर मान लो इतना ज़्यादा प्रेशर, अगर अब लेफ्ट वेंट्रिकल की फ्री वॉल है ना, अगर रप्चर कर गई तो क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल रप्चर हो सकता है इस केस में ना। हार्ट फेलियर के केस में कभी क्या होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे क्या होता है मायोकार्डियल रप्चर हो जाता है। और
इसमें मैंने बता रखा है क्या क्या मिल जाएगा। तो पेरिकार्डियल स्पेस में बढ़ने लग जाएगा तो हीमोपेरिकार्डियम मिल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ बता रखी है कि ना ये क्या कर सकता है, रप्चर के कारण ना ये वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। इसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, और राइट हार्ट फेलियर हो गया तो सिस्टमिक वीनस पूलिंग भी हो सकती है। एक एरिथमिया बता रखा है कि जब भी हाइपरट्रोफी हो जाती है ना तो क्या हो जाता है, मायोकार्डियल इरिटेशन के चांस बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से एरिथमिया हो सकते हैं और इसकी वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। एक तरह का राइट वेंट्रिकल इन्फार्क्ट, अगर मान लो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में रप्चर हो गया, ठीक है, तो ये होने के चांस बढ़ जाते हैं। पेरिकार्डिटिस मैंने भी बता ही दिया। पेरिकार्डिटिस क्यों हो जाता है, पेरिकार्डिटिस इसलिए हो जाता है क्योंकि असल में क्या होता है, मायोकार्डियम की हो जाती है स्कारिंग की वजह से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन जब बढ़ जाता है किसमें, पेरिकार्डियम में और जो अंदर की लेयर्स हैं, तो इसलिए दिक्कत आ जाती है इसमें। एक होता है चेम्बर डायलेट, अब मसल्स नेक्रोसिस कर जाती है और चेम्बर डायलेट कर जाता है। एक म्यूरल थ्रोम्बोसिस, असल में क्या होता है, अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं रहा है तो ब्लड का स्टेसिस हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन बढ़ जाती है। एक वेंट्रिकल का एन्यूरिज्म, अब क्या होता है, वेंट्रिकल में होता है स्कारिंग, उसी से होता है एरिथमिया और फेलियर हो सकता है, प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर, ये तो हो गई एंड स्टेज है। तो अब बता रखा है कि एंटीरियर वॉल इन्फार्क्ट और पोस्टीरियर वॉल इन्फार्क्ट, अगर मान लो एंटीरियर वॉल में इन्फार्क्ट आया है तो क्या हो जाएगा, वॉल रप्चर हो सकती है, डायलेशन हो सकता है, एन्यूरिज्म आ सकता है। लेकिन अगर पोस्टीरियर वॉल इन्फार्क्ट हो गया ना, पोस्टीरियर वॉल में तो सारा कंडक्शन का सिस्टम, तो इसमें कंडक्शन ब्लॉक, एरिथमिया, ये चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक और टर्म होती है वेंट्रिकल रीमॉडलिंग, इसका क्या मतलब होता है, इसमें क्या हो जाता है, हार्ट वायबल पोर्शन, इसमें क्या होता है, मान लो किसी को एमआई आया तो अब हार्ट इसके बाद क्या करेगा, खुद ही क्या करेगा हार्ट, नेचुरली क्या होता है, जो वायबल पोर्शन है ना उसकी हाइपरट्रोफी और डायलेशन करवा देता है ये, ठीक है। डायलेशन इसलिए क्योंकि जो पार्ट खराब हो गया, स्कार बन गया हो, तो वहाँ तो स्टिफनेस आ गई, तो इसलिए वॉल्यूम के लिए डायलेशन चाहिए, और वो मसल खराब हो गई इसलिए हाइपरट्रोफी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ होती है। और जो हाइपरट्रोफी में बताया था वो क्या थी, एरिथमिया बढ़ा देती है और हाइपरट्रोफी के कारण ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है। और इसमें ट्रीटमेंट में एस इनहिबिटर्स देते हैं ताकि वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज ना हो, ठीक है। और एक और चीज़, एमआई का प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है कि किसी को एमआई नहीं आए तो उसको प्रिवेंट करना, सेकेंडरी एमआई होता है कि किसी को एमआई आ चुका है तो दूसरा एमआई ना आए, इससे प्रोटेक्ट करना। थैंक यू।